Hello students, welcome to Abbas Academy. This is the last and most important chapter of your 8th standard history and civics, bureaucracy. Why it is important? Because the whole administration of India, पूरी इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है. तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ना सिर्फ आपके एकेडमिक ईयर बल्कि फ्यूचर में आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और फ्यूचर में आप जो भी प्रोफेशन अडॉप्ट करोगे वहाँ पर आपको इसका हेल्प लगेगा. तो इस वीडियो में आप क्या सीखोगे, इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि ब्यूरोक्रेसी की मीनिंग क्या है. ब्यूरोक्रेसी इज़ नथिंग बट ब्यूरोक्रेसी इन शॉर्ट वर्ड में बोला जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की कोई योजना है, जैसे मोदी जी आज का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने कोई स्कीम बनाई तो वो ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे. अब ये ब्यूरोक्रेट्स है कौन? ब्यूरोक्रेट्स आर नथिंग बट द IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, दे आर द ब्यूरोक्रेट्स. दे आर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड लेवल. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आप देखिए कि ये ब्यूरोक्रेट्स रिटायर नहीं, ये इनका जो पोस्ट रहता है परमानेंट रहता है, राइट. दे डू नॉट वैकेट देयर ऑफिस आफ्टर द गैप ऑफ 5 years. के इलेक्शन होने के बाद हर 5 साल बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे 2014 में तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 2014 में उनकी गवर्नमेंट को वोट कम मिला, राइट. कांग्रेस को वोट कम मिला तो बीजेपी गवर्नमेंट को ज़्यादा सीट मिला, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने सीट ज़्यादा हासिल करके पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी साबित कर दी और हुकूमत बना ली. लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स कब रिटायर हो गए? जो भी IAS ऑफिसर्स रहेंगे, IPS ऑफिसर रहेंगे, वो एट द रिटायरमेंट एज 58 या 60 years पे ही रिटायर हो गए. सो यू कैन सी द ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच वर्क्स अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव आर नथिंग बट यूर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्लस प्रेसिडेंट, ये 3 मिला के बनता है यूनियन एग्जीक्यूटिव. अब ये क्या, इनका काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट लॉज. ये इनका यही प्रपोजल डालते हैं पार्लियामेंट में कि लॉ बनाया जाए. और लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है. ऑफिस को ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर यूनियन एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स के हेल्प से, मीन्स IAS ऑफिसर्स के और IPS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स की हेल्प से उसे ज़मीनी स्तर यानी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं. सो यहाँ पर एक नया वर्ड है आपके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट. तो पूरे इंडिया का जो मैनेज है वो ये, या ब्यूरोक्रेट्स को बोल लो कि गवर्नमेंट के मैनेजर है ये. लाइक यू आर प्रिंसिपल एट स्कूल, जैसे कि स्कूल्स में एक प्रिंसिपल पूरे मैनेज करती है हर चीज़ को. इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट की स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ऑर्डर्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे लास्ट ईयर अचानक 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में, राइट. तो ये कैबिनेट ने यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑर्डर दिया सेक्रेटरीज़ को, सेक्रेटरीज़ ने हर स्टेट के सेक्रेटरीज़ को ऑर्डर दिया, राइट. और हर एक स्टेट की सेक्रेटरी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि एक IAS ऑफिसर्स रहता है उनको आदेश दिया कि आप इम्प्लीमेंट करो लॉकडाउन. सो मीनिंग लेजिस्लेचर मीन्स टू मेक लॉज एंड एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज. सो द गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. कि लेजिस्लेचर का मेन काम टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस. सो इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में देखिए कि गवर्नमेंट का ना 2 मेन काम है, 2 बेसिक फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स. कि अपनी कंट्री की अगर कोई पड़ोसी देश, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत फाइटिंग होता है, वॉर होता है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे कंट्री में करता है, तो ये अपने कंट्री को दूसरे कंट्री की एग्रेसिव नेचर से, हमले से बचाना और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना. और दूसरी चीज़ है टू प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज टू सिटीजन्स एंड ईज देयर डेली लाइफ विच विल इनेबल देम टू डेवलप देमसेल्व्स एंड द सोसाइटी. और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि अपने सिटीज़न, अपने नागरिकों की, हमारे देश की नागरिकों की के लिए भलाई के लिए काम करना, उनको डेली सहूलतें प्रोवाइड करना और जो कि उनकी तरक्की के लिए हिस्सा बने.
right? So in parliamentary democracy, representatives elected by the people and the ministers have the responsibility of the administration. The function of government are discharged by the various departments. Every department has a minister who is the political head of the department. तो देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, राइट? अब होम मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है. तो ये इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ही वेल एजुकेटेड रहे, राइट? तो उनको असिस्ट कौन करेगा उनको, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जाहिल भी हो सकता है, एक इलिटरेट पर्सन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर हो सकता है. तो दे आर द असिस्टेड बाय द IAS ऑफिसर्स एंड IPS ऑफिसर्स, राइट? तो द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड फ्रॉम द सिविल सर्विस. अब इनकी नियुक्ति जो होती है वो सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए होती है. यहाँ पे आप दिखा देता हूँ कि देयर आर द सिविल सर्विस एग्जाम 3 टाइप की है. एक तो ऑल इंडिया लेवल की, दूसरी सेंट्रल सर्विस और तीसरी जो है स्टेट सर्विस. ऑल इंडिया लेवल की सर्विस IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स एंड IFS ऑफिसर्स, राइट? ऑल इंडिया मीन्स इंडियन एडमिनिस, इससे IAS ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, कमिश्नर बनता है. इंडियन पुलिस ऑफिस सर्विस ज्वाइन करने से वो असिस्टेंट पुलिस और ASP बनता है ना? IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. और सेंट्रल सर्विस जो इंडियन रेवेन्यू, जो टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह आता है, वो उनके जो ऑफिसर्स रहते हैं वो IRS से सिलेक्ट रहते हैं. और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस से एम्बेसडर बनते हैं. जैसे दूसरे देशों में बहुत सारे हमारे लाखों लोग हज पिलग्रिमेज के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं, ईरान जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, इराक जाते हैं. तो इंडियन गवर्नमेंट का वहाँ पे एम्बेसी है, राइट? एम्बेसी का काम क्या रहता है कि अगर वहाँ पर हमारा कोई इंडियन सिटीज़न जाता है और इनकेस उसका कोई चीज़ चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, पासपोर्ट चोरी हो गया, तो इंडियन एम्बेसी जाकर वो हेल्प ले सकता है, राइट? तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ में, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारे एम्बेसी है, तो उनका हेड होता है एम्बेसडर. तो वो IFS से उनका अपॉइंटमेंट होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस. और स्टेट सर्विस आपने सुना होगा, ये तो हो गया ऑल इंडिया सर्विस. और सेंट्रल सर्विस UPSC के अंडर आते हैं, जबकि स्टेट सर्विस आपका जैसे कि महाराष्ट्र में MPSC. तो स्टेट सर्विस MPSC के अंदर है, डिप्टी कलेक्टर, BDO, तहसीलदार एक्सेट्रा. अच्छा, मेन ड्यूटीज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा. और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दे आर द परमानेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी परमानेंट. जैसे मनमोहन सिंह 2014 तक प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद मोदी जी आ गए क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट गिर गई, राइट? तो इस तरीके से दे आर पॉलिटिकल लीडर्स परमानेंट नहीं रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट इन नेचर. एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ब्यूरोक्रेट्स जनरली न्यूट्रल रहते हैं. वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो बात करना रहती है, काम करना रहता है, वो करते हैं, राइट? वो किसी की फेवर या अगेंस्ट में नहीं जाते हैं. एंड एनोनिमिटी, ये भी आपके चैप्टर में पार्ट्स हैं. एनोनिमिटी मीन्स द सिविल सर्विस, अगर कोई गवर्नमेंट, अ सिविल सर्विस शुड नॉट बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सक्सेस और फेलियर ऑफ पॉलिसी. गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा कि 2016 में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लाया, 2017 में GST लाया. डीमोनेटाइजेशन से क्या हो गया, एक कई 2000 और 500 रुपये की पुरानी नोट बंद हो गई. तो लोग अपनी नोट जमा कराने के लिए बैंकों के बाहर दिन भर खड़े रहते थे, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन इंडिया, राइट? तो गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है. मिनिस्टर और IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी जिम्मेदार नहीं है. जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट. जबकि इवन अगर लेकिन हर एक पॉलिसीज़ बनाने में, हर एक रूल्स रेगुलेशन बनाने में ये IAS ऑफिसर्स आगे बहुत एक्सपीरियंस जब हो जाते हैं, इनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं. जैसे मोदी जी को या गवर्नमेंट को, होम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को जो भी स्कीम बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? सेक्रेटरी. सेक्रेटरीज आर द एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर्स. अब फटाफट इसके आंसर देख लीजिए. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करके लिखना है. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी representatives elected by people and the minister bear the administrative responsibility. बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है. नेक्स्ट वापस देख लेते हैं. इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एंड द मिनिस्टर बियर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं, बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्वेस्ट द कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के लिए देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र है ना, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्वेस्ट कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस इन महाराष्ट्र.
यूनियन निकाल के महाराष्ट्र रखना है, राइट। करेक्ट स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, महाराष्ट्र रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉलोड इवन इन सिविल सर्विस। दिस क्वेश्चन, तो आप, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। देखिए पेज नंबर 88 पर ये लास्ट वाला पैरा, कि मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही आंसर है, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू इंटर इन ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विस, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड स्पेशली एबल्ड, राइट। तो इतने स्पेशली एबल्ड तक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट्स टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, राइट, कि द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। दिस मीन्स दैट द रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, द ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू कैरी आउट द इम्प्लीमेंटेशन, पेज नंबर 86 पर है, लास्ट पैरा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसी डिसीजन विद द सेम इफिशियंसी एंड कमिटमेंट, राइट। इतना आंसर लिख लिया। तो ये मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो रूलिंग में, तो उनके फेवर में काम, उनके ना फेवर में ना अगेंस्ट में जाएंगे। एंड मीन्स रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, द ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू कैरी आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसी डिसीजन। जो पॉलिसी डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे विद सेम इफिशियंसी एंड कमिटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आंसर इन 25 to 30 words। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स इन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। सो यू कैन राइट द आंसर हियर on last page of this chapter। the decision relating to the department are made by the concerned minister। कोई डिसीजन लेना है तो मिनिस्टर लेगा, बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मेक सच डिसीजन इज गिवन बाय द सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स मीनिंग ब्यूरोक्रेसी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि सिविल सर्वेंट, ये तो मंत्री जो 5 साल बाद बदलते रहता है, हर बार बदलते रहते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को सारी जानकारी, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट की जानकारी होती है, राइट। It is the civil servant who knows the financial provision for the particular scheme or plan. The civil servants are aware of the history of success and failure of the policies. Hence, ministers are dependent upon the civil servants. Next important question: explain how bureaucracy provides stability to the political system. इसका आंसर देखिए लास्ट पेज नंबर 87 पर। ब्यूरोक्रेसी गिव्स स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम, वाटर सप्लाई, पब्लिक क्लीनलीनेस मतलब जो आपके एरिया में सफाई वगैरह होती है, स्वच्छता अभियान होती है, घंटा गाड़ी आती है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक क्लीनलीनेस, हेल्थ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड सच अदर सर्विसेज आर एवरीडे नीड्स ऑफ द पीपल एंड नीड टू बी कंसिस्टेंटली प्रोवाइड टू देम। दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी मतलब मेंटेन रखता है व्हाट द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल, राइट। तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक में, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना आंसर आप लिख। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सिविल सर्विस, आपको ये कंप्लीट करना है डायग्राम। एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ सिविल सर्विस, देखिए ये कौन सा एग्जांपल आएगा, ऑल इंडिया सर्विस। यूनियन सर्विस मतलब सेंट्रल सर्विस, हमने देखा ना, मैंने आपको दिखाया था। ये यहाँ पर लिखेंगे आप ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम्पल IAS, IPS एंड IFS। IFS स्टैंड फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट जंगल वाला फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में आएगा। जबकि यूनियन सर्विस और सेंट्रल सर्विस में IRS आएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। IRS मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और IFS मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRS एंड IFS कम्स अंडर द यूनियन और सेंट्रल सर्विस। एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, ये सब किस में आएंगे, PSI ने लिखा, मैं PSI भी बोल रहा हूँ, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये इनका रिक्रूटमेंट होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPSC, ऊपर आप MPSC लिख दो। तो डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो इसका आंसर आप जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमने देखा कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का एक्सप्लेन कर दिया। द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल, दिस मीन्स दैट द रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, द ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू कैरी आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसी डिसीजन। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है दे आर परमानेंट इन नेचर, राइट, इससे पहले था ना, द परमानेंट मैकेनिज्म, द ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट रिजाइन, राइट, एंड इवन द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हो the prime minister and their council of ministers changes after every election, but the bureaucracy is under their control remain constant, it is permanent in nature। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख दिया परमानेंट मैकेनिज्म में। इतना जितना हाईलाइट कर रहा हो उतना लिख सकते हो। इसके अलावा बता दूँ कि आप एनोनिमिटी लिख सकते हो। एनोनिमिटी मीन्स अ सिविल सर्वेंट शुड नॉट बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, इतना।
इट इज़ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। ये 3 पॉइंट लिख दिया, एनोनिमिटी और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड परमानेंट मैकेनिज्म, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये देखिए आप यूपीएससी एग्ज़ाम, पता है यूपीएससी एग्ज़ाम कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और एक सरकारी जॉब्स है, वो कि सबसे इवन आईआईटी से आईआईएम से पास किए हुए एज स्टूडेंट्स भी, मतलब उनकी सैलरी तगड़ी रहती है, 3 से 4 लाख रुपया पर मंथ रहती है, लेकिन वो प्राइवेट जॉब छोड़कर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स एक फ्लेक्सिबल जॉब है, एक परमानेंट जॉब है, राइट, एक परमानेंट जॉब है, इसमें हैंडसम और स्मार्ट सैलरी रहती है और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट एंड सिक्योर रहता है। इसलिए हर साल देखिए कि 8 से 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और पास होते हैं फाइनली 700 से 800 लोग। इस साल 712 पोस्ट निकला है आउट ऑफ 8 लाख। तो डू लाइक दिस वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपके फ्रेंड्स रहते हो उनको शेयर कर सकते हो, ताकि इसी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड दे कैन गेट बेनिफिट। और इसके अलावा बता दूं कि हमारे बहुत सारे, देखिए अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि हर साल आपको बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया जा रहा है, तो अल्टीमेटली आगे चल के किसका नुकसान होने वाला है? नुकसान है क्या कि जब इंडिया की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 150 के करीब होने वाली है, करीब 150 करोड़। तो इतनी पॉपुलेशन में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, नो डाउट बहुत ज़्यादा रहने वाला, तो इसलिए आपको स्मार्ट बनना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप हाई स्कूल से स्टार्ट करें। तो इसी के तहत मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो अभी तक कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें यूपीएससी और एमपीएससी एग्ज़ाम की, राइट, आपकी स्टडी साथ में जहाँ आप 8, 9, 10, 11, 12 करते हुए आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, राइट। तो फाइनली बता दूं कि इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए कम से कम एज आपको 21 साल होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी फैकल्टी से पास होना चाहिए।